हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्कूलिंग पर। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ आज के मोटिवेशनल कोट्स की तरफ। यू डोंट नीड टू हैव ऑल द आंसर्स टू स्टार्ट, यू जस्ट हैव टू बी विलिंग टू टेक द फर्स्ट स्टेप। अर्थात ये ज़रूरी नहीं कि आपको आंसर्स पता हो तभी आप किसी भी चीज़ को शुरू करें, बस आपके अंदर फर्स्ट स्टेप लेने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कि इन फ्यूचर आपका क्या होने वाला आपको भी नहीं पता, लेकिन आप स्टडी तो कर रहे हैं ना, तो हमें कभी भी अपना फर्स्ट स्टेप लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए, तभी हमें सक्सेस मिल सकती है। ठीक उसी प्रकार मैथ्स में भी आपको आगे के आंसर्स तो पता नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप उसको बनाना स्टार्ट करते हैं और बनाने के बाद ही आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का पहला टॉपिक, जो कि है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इनसे बहुत सारे सवाल में यूज़ किया जाता है इनका। आइए समझते हैं रेशियो के बारे में। रेशियो क्या है? रेशियो दो क्वांटिटी के बीच निकाला जाता है। जैसे कि मीटर का रेशियो निकाल रहे हैं, तो किलोमीटर का रेशियो किलोमीटर के साथ ही आपको निकालना है, यानी दोनों सेम क्वांटिटी का होना चाहिए, तभी आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं। रेशियो हमेशा किसके बारे में बताता है? तो रेशियो जो है एक तरह से कंपैरिजन है। रेशियो जो है एक तरह से क्या है? कंपैरिजन है, जो दो क्वांटिटी को कंपेयर करता है। तो इसमें यदि हम लोग लिखते हैं ए बाई बी, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं ए इज़ टू बी, रीड जो करते हैं इसको ए इज़ टू बी करते हैं। रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है, इसका मतलब नो यूनिट, क्योंकि सेम क्वांटिटी जैसे ही लेंगे तो दोनों यूनिट कट जाएगा। तो रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है। यहाँ पर ए को क्या कहते हैं? ए आपका जो है एंटीसीडेंट कहलाता है। यहाँ पर ए जो है ये आपका एंटीसीडेंट, ठीक है, और बी जो है आपका ये कंसिक्वेंट कहलाता है। ए को एंटीसीडेंट कहते हैं और बी को कंसिक्वेंट कहते हैं। ए बाई बी हमेशा जो होगा ये लोवेस्ट टर्म में होगा। इसका मतलब क्या है कि ए और बी दोनों जो है को प्राइम होने चाहिए। ए और बी दोनों क्या होने चाहिए? को प्राइम। अब को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। वैसे दो नंबर जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, जैसे कि 4 और 5, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। यदि हम लोग लिखते हैं 4/5, तो ये क्या हो जाएगा? लोवेस्ट टर्म में रेशियो हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को रेशियो समझ में आ गया होगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रेशियो के बाद है आप लोग का कमेंसुरेबल एंड इनकमेंसुरेबल क्वांटिटीज़। अब यहाँ पर कमेंसुरेबल क्या होता है? तो वैसे क्वांटिटी जिसमें रेशियो दो इंटीजर के बीच हो, ठीक है। कमेंसुरेबल मतलब हो गया कि कोई भी दो इंटीजर के बीच रेशियो, जैसे कि आप 3/4, 3/4, ये क्या हो जाएगा? ये कमेंसुरेबल क्वांटिटीज हो जाएगा, क्योंकि इसका रेशियो जो है इंटीजर्स के साथ निकल रहा है। इसको हम लोग इंटीजर्स के रेशियो के रूप में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। लेकिन यदि हम रेशियो निकालते हैं √3 का 5 से या √5 का 7 से, तो यहाँ पर √5 और 7 इसको हम लोग जो है इंटीजर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस तरह के क्वांटिटी को जिसका रेशियो इंटीजर के फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग इनकमेंसुरेबल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और जिसको हम लोग इंटीजर के फॉर्म में कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको कमेंसुरेबल क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि रेशियो बिटवीन टू इंटीजर्स कैन बी expressed as ratio between integers, यानी कि वैसे क्वांटिटी जिनका रेशियो हम लोग इंटीजर के फॉर्म में कर सकते हैं, उसको हम लोग कमेंसुरेबल कहते हैं। और वैसे क्वांटिटी जिनका हम लोग इंटीजर्स के फॉर्म में
रेशियो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग इनकमेंसुरेबल क्वांटिटीज़ कहते हैं। आइए देखते हैं हम लोग कुछ कंपोजिशंस के बारे में कि रेशियो के कौन कौन से कंपोजिशंस होते हैं। जिसमें सबसे पहला जो होता है वो है आप लोग का कंपाउंड रेशियो। अब ये कंपाउंड रेशियो क्या होता है? कंपाउंड रेशियो दो या दो से अधिक रेशियो के बीच हम लोग निकालते हैं। जैसे कि यदि आपको दिया हुआ है A/B और एक दूसरा रेशियो दिया हुआ है C/D, ये दो रेशियो दिया हुआ है। अब आपको यदि इसमें पूछा जाए कि इसका कंपाउंड रेशियो बताइए कि इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो इसका कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए आप लोग जो है एंटीसीडेंट को प्रोडक्ट में लेते हैं और कंसिक्वेंट को प्रोडक्ट में लेते हैं। अब इसमें एंटीसीडेंट आप लोग को पता है कि यहाँ पर एंटीसीडेंट A है और यहाँ पर एंटीसीडेंट C है। तो इसका कंपाउंड रेशियो जो निकालेंगे, कंपाउंड रेशियो, वो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा? A/C। A और C को हम लोग प्रोडक्ट में लेंगे और इसका रेशियो हम लोग निकालेंगे किसके साथ? B/D। समझिए आप लोग, कंपाउंड रेशियो क्या हो गया कि एंटीसीडेंट का प्रोडक्ट और कंसिक्वेंट का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये आपका हो गया प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट, प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट। और इधर आपका हो गया प्रोडक्ट ऑफ कंसिक्वेंट। इधर आपका हो गया प्रोडक्ट ऑफ कंसिक्वेंट और इधर हो गया प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट। जब इन दोनों के बीच रेशियो निकालते हैं तो ये होता है आप लोग का कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो के बाद दूसरा जो टर्म है वो है आपका डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है कि कंपाउंड रेशियो ही है एक तरह से, जो कि इक्वल रेशियो में दो इक्वल रेशियो के बीच निकाला जाता है। दो इक्वल रेशियो कहने का मतलब कि यदि आप लेते हैं A/B और फिर एक दूसरा भी रेशियो लेते हैं, वो भी रेशियो आपका A/B, ये दोनों इक्वल रेशियो है। अब इसके बीच जब हम लोग कंपाउंड लगाते हैं तो ये बन जाता है डुप्लीकेट रेशियो। तब इसके बीच कंपाउंड लगाएंगे तो कंपाउंड रेशियो लगाने के लिए फिर से वही करना होगा, प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट। तो यहाँ पर एंटीसीडेंट A है और यहाँ पर भी एंटीसीडेंट A है, तो यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा A/A। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा A/A और फिर इनका रेशियो निकालना किसके साथ? कंसिक्वेंट के साथ, तो B/B। तो अब ये जो रेशियो बनेगा ये क्या हो जाएगा? आपका डुप्लीकेट रेशियो, यानी कि ये हो जाएगा आपका A²/B²। तो यहाँ पर जो रेशियो निकल कर आया है इसको हम लोग कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो है ये आपका ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो में क्या होता है कि सेम चीज़ कर रहे हैं हम लोग, डुप्लीकेट रेशियो का फिर से हम लोग कंपाउंड रेशियो करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंपली यदि आपको बोला जाए कि A/B है, ये हमेशा इक्वल रेशियो के बीच ही लगता है। A/B है, फिर दोबारा A/B है, फिर तीसरा भी जो है आपका A/B है। तो यहाँ पर तीन जो है आपका रेशियो है, जो तीनों क्या है? इक्वल है। अब इसके बीच ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि तीनों के एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, A/A और फिर तीनों के कंसिक्वेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, B/B। इससे जो निकलेगा ये हो जाएगा आपका A³/B³। तो जब पावर आपका 3 आ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ट्रिप्लिकेट रेशियो। उसी तरह से नेक्स्ट जो है आपका वो है सब डुप्लिकेट रेशियो। सब डुप्लिकेट रेशियो में क्या होता है कि यदि आपके पास कोई रेशियो A/B है और इसका सब डुप्लिकेट रेशियो निकालना है, तो सब डुप्लिकेट रेशियो में क्या हो जाएगा कि √A/√B, ये इसका सब डुप्लिकेट रेशियो होता है। जैसे कि यदि कोई दिया हुआ है कि 9/16, अब इसका पूछा जाए कि इसका सब डुप्लिकेट रेशियो क्या होगा, तो √9/16, ये इसका सब डुप्लिकेट रेशियो हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3:4। तो किसी का आप सब डुप्लिकेट रेशियो निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। उसी तरह से सब ट्रिप्लिकेट रेशियो यदि देखा जाए तो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो में यही हो जाएगा
यदि कोई रेशियो ए रेशियो बी है और यहाँ पर इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो बोला गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ए इज टू क्यूब रूट बी, ये इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो हो जाएगा। जैसे कि कोई रेशियो दिया हुआ है 27:64। अब इसका यदि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है तो आप इजीली कर सकते हैं इसको। 27 का क्यूब रूट और इसका रेशियो निकालना है 64 के क्यूब रूट से। 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो गया आप लोग का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। और एक लास्ट आप लोग को पढ़ना है रेसिप्रोकल रेशियो। अब रेसिप्रोकल क्या होगा, सिंपली ए रेशियो बी है और इसका यदि रेसिप्रोकल बोला जाए तो क्या हो जाएगा, 1/a, और फिर उसी तरह से b का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/b। तो यहाँ पर ये हो जाएगा रेसिप्रोकल रेशियो। इसका मतलब यदि यहाँ पर कोई रेशियो लेते हैं 2:3, तो इसका रेसिप्रोकल रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2 इज टू 1/3। तो ये इसका रेसिप्रोकल रेशियो हो जाएगा। क्लियर है? जहाँ नहीं समझ में आए फिर से आप लोग वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं, इसमें सारा क्लियर हो जाएगा आप लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोपोर्शन की तरफ। रेशियो के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन जो है हमेशा 4 नॉन जीरो क्वांटिटीज़ के बीच लगता है। 4 नॉन जीरो क्वांटिटीज़, 4 नॉन जीरो क्वांटिटीज़। प्रोपोर्शन हमेशा 4 नॉन जीरो क्वांटिटीज़ के बीच लगता है। जैसे कि यहाँ पर 4 नॉन जीरो क्वांटिटी ले लेते हैं, ए, बी, सी एंड डी। ये चारों नॉन जीरो क्वांटिटीज़ है। तो यहाँ पर क्या होता है प्रोपोर्शन में कि ए का रेशियो बी के साथ ठीक वही होता है जो कि सी का रेशियो डी के साथ होता है। ए इज़ टू बी इज इक्वल टू सी इज़ टू डी। अब जब रेशियो इक्वल हो गया तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो जब रेशियो इक्वल हो जाता है तो इसको हम लोग प्रोपोर्शन में लिखते हैं। प्रोपोर्शन में क्या लिखेंगे, ए इज़ टू बी एज सी इज़ टू डी। इसको पढ़ेंगे कैसे, इधर तो पढ़ेंगे ए इज़ टू बी एज सी इज़ टू डी। ये आपका हो गया प्रोपोर्शन में। जब भी 4 नॉन जीरो क्वांटिटीज़ रहेगा और उसका प्रोपोर्शन में निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ए का रेशियो बी के साथ वही होगा जो कि सी का रेशियो डी के साथ होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ए बाई बी इज़ इक्वल टू सी बाई डी। आगे देखते हैं इसमें ए रेशियो बी एज सी रेशियो डी, जहाँ पर कि ए और डी इन दोनों को क्या कहा जाता है, एक्सट्रीम्स। इन दोनों को एक्सट्रीम्स कहा जाता है। और उसी तरह से बी और सी को क्या कहा जाता है, बी और सी को मीन कहा जाता है। और जब भी कोई 4 क्वांटिटी प्रोपोर्शन में होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसका मतलब क्या है कि ए मल्टीप्लाई डी हमेशा इक्वल होगा बी मल्टीप्लाई सी का। तो ये हो गया आपका प्रोपोर्शन। तो जब भी प्रोपोर्शन में रहे तो इसका मतलब एक्सट्रीम्स का जो प्रोडक्ट होगा वो मीन्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। नेक्स्ट आप लोग को देखते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है कि कोई भी 3 नॉन जीरो नंबर जैसे कि ए, बी और सी, ये तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कहा जाएगा। कब, जब ए का रेशियो बी के साथ, यानी कि ए इज़ टू बी इज़ इक्वल टू बी इज़ टू सी, जब ये फॉलो करे तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो गिवन रेशियो है ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए बाई बी इज़ इक्वल टू बी बाई सी, उसी प्रकार से सी बाई डी, उसी तरह से डी बाई ई, ये इस तरह से चलता जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे हम लोग देखते हैं थर्ड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करते हैं।
कोई भी दो रेशियो दिया हुआ रहेगा, इसके बीच थर्ड प्रोपोर्शन कैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यदि यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 और 4, 2 एंड 4, इसके बीच जो है आप लोग को थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब मान लेते हैं कि इसका थर्ड प्रोपोर्शन ए है। लेट थर्ड प्रोपोर्शन भी ए, थर्ड प्रोपोर्शन बी ए, इसका थर्ड प्रोपोर्शन ए है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब हम लोग इसका थर्ड प्रोपोर्शन लेते हैं तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाता है। इसका मतलब 2, 4 और ए एंड ए आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये किस में हो जाएगा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाएगा। और जब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाएगा तो 2 का रेशियो 4 के साथ वही होगा जो 4 का रेशियो ए के साथ होगा। अभी हम लोग देखें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। तो यहाँ पर 4 2 बार लिखा जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 2/4 इक्वल टू 4/a। यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 2a इक्वल टू 4 × 4 और a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी दो नंबर के बीच थर्ड प्रोपोर्शन को फाइंड कर सकते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन के बाद आपका है फोर्थ प्रोपोर्शन। यदि आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए हमेशा आपको 3 नंबर दिया रहेगा। तो 3 नंबर यहाँ पे ले लेते हैं कोई भी। जैसे कि यहाँ पे 3 नंबर है 2, 4 एंड 8, 3 नंबर है। अब इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, तो फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए क्या होता है कि 2:4 इक्वल टू 8:2। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन x। फोर्थ वाला नहीं है तो फोर्थ को हम लोग लेट कर लेंगे कि फोर्थ प्रोपोर्शन x है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/4 इक्वल टू 8/x। और यहाँ से फिर आप लोग निकाल सकते हैं इसको, 2x इक्वल टू 8 × 4 और x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16। तो यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, 16। इस तरह से आप फोर्थ प्रोपोर्शन को भी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जैसे कि आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए 2 ही नंबर दिया गया था और तीसरा फाइंड करना था, उसी तरह से यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए आपको कोई 2 नंबर दिया हुआ रहेगा और आपको मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। जैसे कि यदि आपको दिया हुआ है कि 625 और 16, 625 एंड 16, इन दोनों के बीच जो है आपको मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो मीन प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो ये दोनों क्या बन गया, यदि आपको मीन निकालना है तो इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सट्रीम्स। ये 625 और 16 क्या बन गया आपका, एक्सट्रीम्स हो गया। ये हो गया आपका एक्सट्रीम्स। इसीलिए आपको मीन फाइंड करने दिया गया है कि एक्सट्रीम दिया हुआ है तो आप मीन निकालिए। तो मीन प्रोपोर्शन को आप मान लीजिए कि दोनों सेम है यानी x है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शन यदि x है तो 625 इज टू x इक्वल टू x इज टू 16। तो यहाँ पर दोनों x क्या हो गया, मीन हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो 625/x इक्वल टू x/16 और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x² इक्वल टू 16 × 625 और x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये √16 × 625। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 100। तो यहाँ पर x जो है आपका मीन प्रोपोर्शन है और मीन प्रोपोर्शन आपका कितना आ गया, 100 आ गया। तो ये तो थे आप लोग का प्रोपोर्शन के बारे में कुछ जानकारी। अब इससे आगे चलते हैं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ प्रोपोर्शन के बारे में। ये तो प्रोपोर्शन समझ गए आप लोग, जिसमें कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन था, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शनल। अब इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसके बारे में आप लोग को जानना है। जैसे पहला प्रॉपर्टी है आप लोग का इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो में क्या है कि आप इसका इन्वर्स कर देते हैं। जैसे कि यदि आपको दिया हुआ है A/B इज इक्वल टू C/D, ये आपका दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल रेशियो है। तो यदि आपको इन्वर्टेंडो लगाना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। इसका मतलब ये गिवन क्या है कि A/B जो है वो C/D के बराबर है।
तो जैसे ही इसका इन्वर्ट एंडो करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो b बाई ए किसके बराबर हो जाएगा, d बाई सी का। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इन्वर्ट एंडो में हम लोग इसका रेशियो को बदल सकते हैं। बदल के क्या लिख सकते हैं कि b रेशियो ए ये बराबर हो जाएगा किसका, d रेशियो सी का। तो ऐसे इसका इन्वर्ट एंडो क्या हो गया, b रेशियो ए इज टू d रेशियो सी, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका अल्टरनेंडो। तो यदि आपको इस तरह से फिर आपको दिया हुआ है कि इफ़ ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी, देन इट्स अल्टरनेंडो विल बी ए रेशियो सी इक्वल टू बी रेशियो डी। अब इन सब का एप्लीकेशन भी आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं इसको। पहले इसको समझ लीजिए कि यहाँ पर अल्टरनेंडो में क्या करना है कि ए का सी के साथ रेशियो और बी का डी के साथ, अल्टरनेट रेशियो इसको कह सकते हैं हम लोग। ए का सी के साथ रेशियो और बी का डी के साथ रेशियो। उसी तरह से यहाँ पर आपका है कंपोनेंडो। कंपोनेंडो में क्या होता है कि ए रेशियो बी और सी रेशियो डी, ये दोनों यदि इक्वल है तो यहाँ पर आप कंपोनेंडो भी यूज कर सकते हैं। कंपोनेंडो में क्या हो जाएगा, जैसे कि ये क्या है, ए बाई बी है और ये क्या है, सी बाई डी। तो आप लोगों को पता है कि रेशियो में हम लोग दोनों तरफ कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो यदि हम लोग यहाँ पे 1 ऐड कर दें और यहाँ पर भी 1 ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ए प्लस बी बाई बी, और ये बन जाएगा सी प्लस डी बाई डी। तो कंपोनेंडो आपका मेनली यही है। कंपोनेंडो में हम लोग इसको क्या लिख लेंगे अब, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इज टू बी इक्वल टू सी प्लस डी इज टू डी। डायरेक्टली हम लोग ये लिख सकते हैं। उसी तरह से कंपोनेंडो में हम लोग प्लस करते हैं और डिविडेंडो में हम लोग माइनस करते हैं। डिविडेंडो में भी देख लीजिए कि इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी, देन इसमें माइनस करेंगे तो इसका डिविडेंडो सीधा हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए माइनस बी इज टू बी इक्वल टू सी माइनस डी इज टू डी। सिंपली क्या करना है कि उसमें हम लोग 1 को प्लस किए थे, यहाँ पर 1 को माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा डिविडेंडो। और यदि हम लोग एक साथ दोनों का यूज करें, कंपोनेंडो और डिविडेंडो दोनों को एक साथ यूज करें, तो एक साथ यूज करने पे क्या हो जाएगा, देखिए ए इज़ टू बी इक्वल टू सी इज़ टू डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कंपोनेंडो को भी यूज करना है और डिविडेंडो को भी यूज करना है, दोनों को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाय ए माइनस बी, क्योंकि दोनों का b जो डिवाइड में रहेगा वो तो कट जाएगा, और यहाँ पर भी हो जाएगा c प्लस डी बाय सी माइनस डी। तो ये हो गया आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब इन सब का जो है आप यूज किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं यदि आपको इसका ज़रूरी दिखता है तो। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, एक क्वेश्चन है 8x प्लस 13y बाई 8x माइनस 13y इक्वल टू 9/7। यहाँ पर x और y का, x बाई वाई का वैल्यू निकालना है, यानी x रेशियो y आपको फाइंड करना है क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यहाँ पे आपको अप्लाई करना है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यदि इसको अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा कि ये पूरा रेशियो दोनों तरफ इक्वली होगा। जैसे कि ये आपका ए है और ये आपका बी है, ठीक है, एक में ए है आपका और ये बी है। उसी का तरह से यहाँ पर 9 जो है ये आपका सी है और 7 जो है आपका डी है। तो उसी तरह से यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी कंपोनेंडो डिविडेंडो में, यानी कि 8x प्लस 13y, और फिर आपको यहाँ पर प्लस करना है कितना, 8x माइनस 13y, फिर डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर 8x प्लस 13y माइनस 8x। अब देखिए माइनस लिए यहाँ पे तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 13y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो गया आपका a प्लस बी और नीचे हो गया आपका a माइनस बी। तो ठीक उसी तरह से इधर का भी रेशियो क्या हो जाएगा, a प्लस बी तो 9 प्लस 7 बाई a माइनस बी तो 9 माइनस 7, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कट जाएगा, तो यहाँ पर 13y का 13y के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर
ये आपका 13y था, तो 8x और 8x कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 13y है। तो ऊपर में कितना हो गया 16x और नीचे कितना हो गया आपका 26y और इधर कितना हो गया आपका 16/2। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं 16/2, तो x बाई वाई का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें क्या करना है, तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 16 से 16 को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x/26y इक्वल टू 1/2। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 13, यानी कि x/y जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 13/1, यानी कि आसानी से आप x/y का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। और इसका अल्टरनेट मेथड यदि आपको यूज करना है तो अल्टरनेट मेथड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे आसानी से कंपोनेंडो और डिविडेंडो के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्लास 10 के लिए लाए हुए हैं। क्लास 10 के लिए अब जैसे कि इसमें आपको टेन थीटा फाइंड करना है। टेन थीटा फाइंड करने के लिए यहाँ पर भी आप कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग सबसे पहले ये क्या हो गया आपका, ऊपर वाला जो टर्म है ये क्या है आपका a है और नीचे वाला टर्म जो है ये आपका b है। a/b और यहाँ पर ये टर्म जो है 5 ये आपका c हो गया और 4 जो है ये आपका d हो गया। तो सिंपली इसी टर्म में है ये a/b इक्वल टू c/d। तो यहाँ पर भी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस b, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये a प्लस बी हो गया। फिर नीचे आपको a माइनस बी करना है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस यहाँ पे तो प्लस है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर माइनस आपको करना है साइन थीटा और माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। और सिमिलरली आपको c और d के साथ भी करना है, ये हो जाएगा 5 + 4 बाय हो जाएगा 5 - 4। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या कट जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर में कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, नीचे आपका साइन थीटा। तो यहाँ पर आपका क्या बचा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा इक्वल टू 9/1। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आपको पता चल गया टेन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 9। तो आप आसानी से इसका भी यूज करके निकाल सकते हैं।